साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादी जो काव्य है उसके कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य की नहीं है? विकल्प देखेंगे। स्वानुभूतमय अभिव्यक्ति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, प्रबल राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति, इतिवृत्तात्मक काव्य। तो इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य की नहीं है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिवृत्तात्मक काव्य। इतिवृत्तात्मक काव्य ऐसा काव्य होता है जो इतिहास और पुराणों पर आधारित होता है। बाकी तीनों विशेषताएं, स्वानुभूति में अभिव्यक्ति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और प्रबल राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति, तीनों ही विशेषताएं छायावादी काव्य की हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किस आलोचक ने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किस आलोचक ने कहा? विकल्प देखेंगे। रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किस विद्वान का है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किस विद्वान का है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो इस जो कथन है वो है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा ने कहा छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है और उसका मूल सर्वात्मवाद है। सर्वात्मवाद या बोध करुणा महादेवी का दर्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस विद्वान ने माना? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस विद्वान ने माना? विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी। तो ये जो इसका जो उत्तर रहेगा वो है नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा कि झरना रचना है वो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है। प्रश्न संख्या 5। अवकाश कहाँ है किसको, सुनने को करुण कथाएं, यह पंक्ति प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? अवकाश कहाँ है किसको, सुनने को करुण कथाएं, ये जो पंक्ति है प्रसाद की कौन सी रचना से है संबंधित है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो ये जो पंक्ति है वो किससे संबंधित है? आंसू रचना से। ये चारों ही रचनाएं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, प्रसाद की छायावादी रचनाएं हैं। झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में रचित है। आंसू जो रचना है वो एक विरह काव्य है, इसीलिए लेखक ने इसके शुरू में लिखा है कि मैं रचना लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन ऐसी रचनाएं, इस प्रकार की विरह वेदना संबंधित रचनाएं पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो इन्होंने शुरू में लिख दिया अवकाश कहाँ है किसको, सुनने को करुण कथाएं। तो ये पंक्ति आंसू रचना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। जयशंकर प्रसाद को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? जयशंकर प्रसाद को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? विकल्प देखेंगे। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। चारों ही जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, तो इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक किस पर मिला? और इसका सही उत्तर है कामायनी। कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पंक्ति कामायनी की कौन से सर्ग से है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के कौन से सर्ग से है? श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, आनंद सर्ग और चिंता सर्ग। तो कौन से सर्ग से है बताना है और इसका सही उत्तर है लज्जा सर्ग।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। और ये पंक्ति है लज्जा सर्ग से। अगला प्रश्न देखेंगे। कामायनी को मानव भावों का रसात्मक इतिहास और नए युग का काव्य किसने कहा? कामायनी को मानव भावों का रसात्मक इतिहास और नए युग का काव्य किसने कहा? विकल्प हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कामायनी को मानव भावों का रसात्मक इतिहास और नए युग का काव्य कहने वाले आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी रचना नहीं है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या। तो इनमें से जो छायावादी रचना नहीं है वो है ग्राम्या। ग्राम्या पंत की प्रगतिवादी रचना है। पंत का काव्य सोपान 4 अलग अलग चरणों में चला। पहले छायावादी रचनाएं लिखते थे, फिर प्रगतिवादी लिखने लग गए, उसके बाद वे अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने ग्राम्या रचना, उन्होंने नवमानवतावादी काव्य लिखा। तो अलग अलग 4 दर्शन से प्रभावित हुए, छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन और नवमानवतावादी। तो यहाँ पे पूछा कौन सी छायावादी रचना नहीं है, तो उत्तर है ग्राम्या। देखो पंत जो हैं उन्होंने 5 महत्वपूर्ण छायावादी रचनाएं लिखी। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। उच्छ्वास पहली छायावादी रचना है और पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, जबकि गुंजन इनकी अंतिम छायावादी रचना है। तो हमारे यहाँ जो 4 विकल्प हैं उनमें से ग्राम्य ऐसी रचना है जो इनकी छायावादी रचना न होकर इनकी प्रगतिवादी रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन ने मिलकर लिखी? कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन ने मिलकर लिखी? विकल्प हैं चिदंबरा, खादी के फूल, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन ने मिलकर लिखी? तो इसमें से जो आपका उत्तर है वो है खादी के फूल। खादी के फूल रचना पंत और बच्चन की सहयोगी रचना है। चिदंबरा एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके लिए पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। लोकायतन रचना के लिए भी सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला, जबकि कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11। सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अभी हम बात ही कर रहे थे सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विकल्प देखेंगे चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, युगांत, स्वर्णधुली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिदंबरा। चिदंबरा रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक आत्महंता आस्था किस आलोचक ने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक आत्महंता आस्था किस आलोचक ने कहा? विकल्प हैं रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, दूधनाथ सिंह, आचार्य शुक्ल। तो इनमें से किस आलोचक ने निराला को कहा था एक आत्महंता आस्था, मतलब अपने आप को ही नष्ट करने वाला? और इसका सही उत्तर है दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह ने निराला को कहा था एक आत्महंता आस्था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प देखेंगे भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण,
प्रेमचंद और उसका साहित्य। इन 4 रचनाओं में से रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? और आपका इसका सही उत्तर है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना रचना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जबकि पहली रचना इसमें जो है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान मिला, जो कि 1991 में मिला और हिंदी भाषा पर मिलने वाला पहला व्यास सम्मान था। तो रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा निराला का पहला काव्य संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा निराला का पहला काव्य संग्रह है? विकल्प हैं तुलसीदास, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। तो इनमें से कौन सा निराला का पहला काव्य संग्रह है? और इसका सही उत्तर है अनामिका। अनामिका निराला का 1923 में रचित जो संग्रह है और ये इनका पहला काव्य संग्रह है। बाद में इसका दूसरा संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है। निराला की किस रचना में भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है? निराला की किस रचना में भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है? विकल्प हैं तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज और परिमल। तो इनमें से कौन सी रचना में भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है? और इसका सही उत्तर है तुलसीदास। ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा? तुलसीदास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है। कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित रहा? कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित रहा? विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनमें से कौन सा कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित रहा? और इसमें सही उत्तर रहेगा इसका सुमित्रानंदन पंत, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत के काव्य यात्रा के 4 सोपान थे, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, अरविंद दर्शन और फिर इसमें नव मानवतावादी दर्शन या मानवतावादी दर्शन। महर्षि अरविंद जिनका पांडिचेरी में आश्रम है, उनके दर्शन से भी ये प्रभावित रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदात्य का कवि किस आलोचक ने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदात्य का कवि किस आलोचक ने कहा? विकल्प देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो निराला को ओज और औदात्य का कवि कहने वाले आलोचक हैं रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर रहेगा रामविलास शर्मा। निराला को क्या कहा? ओज और औदात्य का कवि। अगला प्रश्न देखेंगे, महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस वर्ष मिला वो देखेंगे 1980, 1981, 1982 और 1983। तो अपना सही उत्तर है 1982। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अपने एनसीईआरटी की जो किताबें चल रही हैं अभी, उनमें ये 1983 दे रखा है, जबकि सही उत्तर है 1982। महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और यामा रचना में इनकी 4 रचनाएं संग्रहित हैं, निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत। ये चारों रचनाएं यामा में संकलित हैं। यामा 1940 में रचित इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और उसके लिए 1982 में इन्हें यामा के लिए क्या मिला? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथ में यामा के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 देखो, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को क्या कहा? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? अभी हम बात ही कर रहे थे
किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? विकल्प हैं यामा, दीपशिखा, अग्निरेखा, प्रथम आयाम। तो इसका सही उत्तर है यामा। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। हरिवंश राय बच्चन की किस रचना पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है? हरिवंश राय बच्चन की किस रचना पर उमर खयाम, जो फारसी के कवि थे, उनकी रुबाइयों का प्रभाव है? विकल्प हैं तेरा हार, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी। तो हरिवंश राय बच्चन की किस रचना पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है? और इसका सही उत्तर है मधुशाला। मधुशाला पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव। मधुशाला भी रुबाई छंद में ही रचित है और एक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन का पूरा साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से कितने खंड में विभक्त है? हरिवंश राय बच्चन का पूरा साहित्य यानी संपूर्ण वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से कितने खंड में विभक्त हैं? 10, 11, 15 और 20 ये विकल्प हैं। तो आपका सही उत्तर है 10। हरिवंश राय बच्चन का जो साहित्य है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। किस क्रमांक में माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है? 4 विकल्प हैं, इनमें से पूछा किस क्रमांक में माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है? विकल्प हैं वेणु लो गूंजे धरा, परशुराम की प्रतीक्षा, हिम किरीटिनी, साहित्य देवता। 4 रचनाएं हैं, इनमें से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? और इसका सही उत्तर है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हैं। बाकी 3 रचनाएं वेणु लो गूंजे धरा, हिम किरीटिनी, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचनाएं हैं और हिम किरीटिनी इनकी पहली रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है क्योंकि? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है क्योंकि देशभक्ति परक रचनाओं के कारण, भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति के कारण, प्रकृति प्रेम के कारण, भक्ति परक काव्य लिखने के कारण। तो इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन साथ में ये भी कि एक भारतीय आत्मा क्यों कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है देशभक्ति परक रचनाओं के कारण। देशभक्ति परक रचनाओं के कारण इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध कविता भी चलती है, पुष्प की अभिलाषा, जो भी देशभक्ति परक रचना है, सैनिकों को समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? देखो, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये पूछ रहे हैं किस वर्ष मिला? विकल्प हैं 1955, 1960, 1965, 1970। 4 विकल्प हैं, तो इसमें सही उत्तर रह जाएगा 1955। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये हिंदी भाषा के लिए मिलने वाला पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था 1955 में हिम तरंगिणी रचना के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। रामधारी सिंह दिनकर ने D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? रामधारी सिंह दिनकर ने D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? विकल्प हैं मन की आँखें, जनता की आँखें, आत्मा की आँखें, साहित्य की आँखें। ये इनमें से मनगढ़ंत विकल्प ही हैं, तो इनमें सही उत्तर बताना आपको। D.H. लॉरेंस जो एक अंग्रेजी साहित्यकार थे, उनकी 70 कविताओं का अनुवाद रामधारी सिंह दिनकर ने किस नाम से किया? और इसका सही उत्तर है आत्मा की आँखें। आत्मा की आँखें नाम से इन्होंने D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प देखेंगे रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। तो इसका सही उत्तर है उर्वशी। उर्वशी रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय निबंध संग्रह के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए मिला। उर्वशी रचना नर नारी के सनातन यौन संबंधों पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प देखेंगे, मधुशाला, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, दो चट्टाने। तो हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? दो चट्टाने रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? और विकल्प हैं निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत। ये चारों ही रचनाएं जो हैं, निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत, चारों रचनाएं ही यामा में संकलित हैं। इन चारों का ही जो संकलन है वो यामा है। तो इसमें से इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है? और पहला काव्य संग्रह इनका निहार। निहार 1930 में रचित इनका पहला काव्य संग्रह है। रश्मि 1932 में, निर्जा 1935 में और सांध्य गीत जो है वो 1936 में रचित हैं। और इनके जो दार्शनिक विचार हैं वो सांध्य गीत रचना में ही संकलित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य संग्रह मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य संग्रह मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? दीपशिखा, अग्निरेखा, संकल्पिता और रश्मि। तो इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है जो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? और इसका सही उत्तर है अग्निरेखा। अग्निरेखा इनका मरणोपरांत प्रकाशित काव्य संग्रह है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। किस कविता में पहली बार मुक्त छंद का प्रयोग किया गया? किस कविता में पहली बार मुक्त छंद का प्रयोग किया गया? विकल्प हैं संध्या सुंदरी, जूही की कली, मैं अकेला, वह तोड़ती पत्थर। तो ये चारों ही जो कविताएं हैं ये निराला की हैं और निराला ने ही पहली बार मुक्त छंद का प्रयोग किया। और वह किस रचना में किया? जूही की कली। जूही की कली 1916 में रचित निराला की एक महत्वपूर्ण कविता है और इसमें पहली बार इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है? सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है? विकल्प देखेंगे लोकायतन, ग्राम्या, पल्लव और गुंजन। तो इनमें से कौन सी रचना है जो प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है? और इसका सही उत्तर है ग्राम्या। ग्राम्य रचना इनकी प्रगतिवादी रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। निराला की किस रचना में पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है? निराला की किस रचना में पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है? गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनामिका और नए पत्ते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है मशरूम भी बोलते हैं जिसे हम, ये रचना लिखी इन्होंने कुकुरमुत्ता। इस रचना में पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। कुकुरमुत्ता कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग का प्रतीक और गुलाब शोषक वर्ग का प्रतीक माना जाता है। तो कुकुरमुत्ता रचना है जिसमें पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। पंत की कौन सी रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? पंत की कौन सी रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? वीणा, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव। तो पंत की कौन सी रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है पल्लव। पल्लव जो रचना है ये 1928 में रचित रचना है और इसे कहा जाता है छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो। अगला प्रश्न देखेंगे और ये अंतिम प्रश्न भी है। दिनकर की कौन सी रचना कर्ण के जीवन पर आधारित है? दिनकर की यानी रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना कर्ण के जीवन पर आधारित है? इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, रेणुका और कुरुक्षेत्र। तो इनमें से कौन सी रचना कर्ण के जीवन से संबंधित है?
और इसका सही उत्तर है रश्मिरथी। रश्मिरथी रचना है वो कर्ण के जीवन पर आधारित है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।